हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 12 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पार्ट 11 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कुछ इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या की एलिमेंट्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 11 में देखी थी। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और वन बाय वन उनको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने देखा सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दो ही तरीके से क्वालिफाई किया सकता है, या तो वो फॉर्मल होंगे या फिर वो इनफॉर्मल होंगे। ठीक है, अब फॉर्मल होते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं? लाइन एंड स्टाफ हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, डिविजनल और प्रोजेक्ट आता है, और उसके बाद आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। ठीक है, और ये इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे इसको कहते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इन नामों से जाना जाता है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस है स्केलर प्रोसेस पे। ठीक है, देयर मस्ट बी सिंगल हेड। यहाँ पर कौन होगा? वन बॉस का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, वन बॉस होगा यहाँ पर, और जो कि कमांड देगा। ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट डायरेक्ट यहाँ पे वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, यानी मैनेजर्स के बीच में यहाँ पर वर्टिकल रिलेशनशिप होता है और उसी के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट जो टास्क होता है वो लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। देखिए, जो लाइन स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। शेयर होल्डर सबसे पहले आते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, देन मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, फिर जनरल मैनेजर होते हैं, और उसके बाद आते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर। अब मिडिल लेवल के मैनेजर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं। फंक्शनल हेड आते हैं, यानी डिपार्टमेंटल हेड कह सकते हैं या फिर फंक्शनल हेड होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग का मैनेजर हो गया, तो वो आपके मिडिल लेवल में आते हैं। उसके बाद आते हैं सुपरवाइजर और फिर आते हैं वर्कर्स। तो ये स्ट्रक्चर है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपने अलग अलग तरीके से उसको बनाया है, जिससे कि आपको इजी हो समझना और आपको एज इट इज़ आप इसकी इमेज माइंड में फीड कर सके। ठीक है, तो लाइन स्ट्रक्चर क्या है। जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अथॉरिटी फ्लो होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे हमने देखा कि एक हायरार्की है, तो वहाँ पर फ्लो होगी टॉप से बॉटम की तरफ। एवरी पर्सन इज इन चार्ज ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर हिम, यानी कि जो उसके अंदर जो भी पर्सन काम कर रहे होंगे उसका वो इंचार्ज होगा। ईच सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, क्योंकि यहाँ पर वन बॉस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वन बॉस का कॉन्सेप्ट होता है और उसी को आंसर भी करना होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इज क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, अब देखते हैं मेरिट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आखिर क्या क्या मेरिट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा, आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक सीधी लाइन होती है जिसमें टॉप टू बॉटम अथॉरिटी फ्लो होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कोऑर्डिनेशन तो आपको मिलेगा ही। एंड देन इट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्पेशल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में या फिर कोई कुछ डेवलपमेंट के लिए स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही सिंपल, इजी एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस है।
देन है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर वन बॉस का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाती है, ठीक है। और फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब हमको पता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, तो ठीक है, वन बॉस। एंड देन आता है इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि बहुत ही लिमिटेड लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको सुपरवाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है। एंड देन है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। अब आप पूछोगे कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव एक तरीके से वही आपके जो मिडिल लेवल पे काम करते हैं, जो आप डिपार्टमेंटल या फंक्शनल हेड होते हैं, जैसे कि आपके हो गए मार्केटिंग मैनेजर हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गए, तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल के हेड होते हैं। वो अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं, नए आइडियाज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उनका अपना भी डेवलपमेंट होता है। देन आता है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये वन बॉस का कॉन्सेप्ट है एंड स्ट्रेट लाइन होती है टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी इजी होता है, जब वो चाहे तो वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब देख लेते हैं डीमेरिट क्या है। आखिर कुछ ना कुछ तो इसमें डीमेरिट होगी, तभी नए ऑर्गेनाइजेशंस का वो हुआ कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन आए। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस वर्क। अब क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड एम्प्लॉय होते हैं, लिमिटेड अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर काम वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है। और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी भी कमी पाई जाती है, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता है लोगों का। देन आता है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है। एक तरीके से यहाँ पे टॉप टू बॉटम केवल अथॉरिटी होती है, और वहाँ पे टॉप टू बॉटम ही कम्युनिकेशन भी फ्लो होता है, तो इस वजह से जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो अपनी बात ऊपर नहीं कह पाते, तो इसलिए वहाँ पे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। फिर आती है लैक ऑफ इनिशिएटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, सो दैट इनिशिएटिव की भी कमी होगी, वो जो वर्कर हैं उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, सो दैट यहाँ पर लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाएगा। एंड फेवरेटिज्म और इनस्टेबिलिटी की भी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डेवलप्ड वर्जन है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत जो कमियां थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्टाफ ने आकर कुछ कमियों को फुलफिल करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि लाइन सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही था, बट यहाँ पर क्या है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लिसिट होता है। अब वन बाय वन लाइन और स्टाफ दोनों को सेपरेट पढ़ लेते हैं क्या है। तो लाइन जो होता है, लाइन ग्रुप्स आर इंगेज इन द टास्क कंस्टिट्यूट टेक्निकल कोर ऑफ द फर्म, ठीक है। जो टेक्निकल कोर ऑफ द फर्म है उसके लिए लाइन वर्क करते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अकम्प्लिशिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए वो वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो लाइन ग्रुप इंगेज इन द वर्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करे, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो होंगे हमारे लाइन, ठीक है। उसी तरीके से सर्विस में देखते हैं तो जो कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे होंगे उनको कहा जाएगा लाइन। यानी कि अगर देखा जाए मोटा मोटा तो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कौन हो गए, स्टाफ, और जो काम वो प्लानिंग को जो फॉलो कर रहे हैं, जो इम्प्लिसिट कर रहे हैं, वो कौन हो गए आपके लाइन, ठीक है। स्टाफ क्या होगा, स्टाफ ग्रुप आर इंगेज इन द टास्क दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द लाइन ग्रुप,
ठीक है, यानी कि क्या स्टाफ लोग क्या करेंगे, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किसको, लाइन को। ठीक है, दे कंसिस्ट, जैसे यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, जैसे एडवाइजरी हो सकते हैं लीगल के लिए, ठीक है, सर्विस में कौन हो गया, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गए, ठीक है, अकाउंट कंट्रोल में कौन, अकाउंटिंग प्रोसेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे स्टाफ हो गए, ठीक है, जो जो बैठ कर समझ लीजिए काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, न्यू आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से लाइन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो होंगे स्टाफ। तो इसको याद रखना बहुत आसान होगा। ऐसे देखिए, स्टाफ और एस से हो गया स्टाफ और एस से हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो हो गया स्टाफ, और जो लाइन है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस काम के लिए, वो आपके लाइन होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, स्टाफ क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी कोर्ट केस आया तो क्या होगा, हम लॉयर को हायर कर लेंगे। ठीक है, फॉर द प्रॉपर अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट यू हायर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हमें प्रॉपर अकाउंटिंग की ज़रूरत होगी तो हम सीए को हायर कर लेंगे। प्रॉपर फाइनेंशियल बजट बनाना होगा तो इकोनॉमिस्ट को हायर कर लेंगे। इसी तरीके से जो अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं उनको हम हायर कर लेंगे, दैट इज द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग द लाइन एंड स्टाफ फंक्शन इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि अगर जब हमें एग्जाम में पूछा जाए या कभी भी हमें डिफ्रेंशिएट करना हो लाइन और स्टाफ को, तो उनकी वर्क के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो वो लाइन होंगे, और स्टाफ कौन होते हैं, एसएस, सपोर्ट करना। ठीक है, स्टाफ सपोर्ट करते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है मैंने बनाया हुआ है। ये लाइन एंड स्टाफ का स्ट्रक्चर है। अब ये कौन है, स्पेशलिस्ट है, जैसे इकोनॉमिस्ट हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई रिसर्च स्कॉलर हो गया या फिर रिसर्चर हो गए, तो वहाँ पे ये सब कौन हो गए, आपके स्टाफ। ठीक है, ये हो गए आपके स्टाफ। अब जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो आपके हो गए लाइन। ठीक, बस बहुत ही आसान वे में, आई थिंक आपको अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस पे भी से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो ओल्डेस्ट है। तो एक है यहाँ पे कमिटी, दूसरा है लाइन, तीसरा है फंक्शनल और चौथा है प्रोजेक्ट। तो आपका आंसर आ गया होगा, यहाँ पे है लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर। और फ्रेंड्स ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब डिपार्टमेंट छोटे छोटे बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल हेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइड इनटू द स्मॉल ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि अपने एरिया का जो भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंटाइजेशन करेंगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन के बेसिस पे, मार्केटिंग के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे, इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। ठीक है, ईच फंक्शन इज मैनेज बाय डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रोडक्शन मैनेजर का हेड कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग का मार्केटिंग मैनेजमेंट और सेल्स का सेल्स मैनेजमेंट। इसी तरीके से ये क्या करेंगे, अलग अलग जो भी फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, उस डिपार्टमेंट में एक एक हेड भी रख देंगे। ठीक है, उसके आगे क्या होता है, यहाँ पर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ हमारा टॉप मैनेजमेंट और फिर आता हमारा फंक्शनल। तो जो फंक्शनल वाला होता है उसको नीचे वालों को भी देखना पड़ता है, और ऊपर की जो टॉप वाली होती है उसको वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसके पास दो जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा है। तो देखिए सीईओ पहले टॉप पे हो गया, एंड फिर हमने देखा सेल्स के अकॉर्डिंग या मार्केटिंग के अकॉर्डिंग एक फंक्शन अलग बना दिया डिपार्टमेंट,
प्रोडक्शन, फिर फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट। इस तरीके से हमने अलग अलग फंक्शन के जो भी हेड होते हैं उनको हेड पे रख दिया और फंक्शन के बेसिस पे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। अब मेरिट क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की? यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो अपने एरिया के स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेशलाइज होंगे तो डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से काम कर सकते हैं और भी बेनिफिट भी इंक्रीज होगा। फिर है इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड होंगे अपने एरिया के वो क्या करेंगे, बेटर तरीके से उनका जजमेंट पावर, परफॉर्मेंस को अच्छे से जज कर पाएंगे, तो इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट का। फिर क्या है, एफिशिएंसी। यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि दे अचीव बिकॉज एवरी फंक्शन परफॉर्मिंग लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हर फंक्शन के उसको अपना ही केवल एरिया देखना है, ठीक है। जैसे सेल्स मैनेजर का है तो सेल्स वाला फिजिकल स्टोर सेल्स डिपार्टमेंट को ही देखेगा, प्रोडक्शन वाला है वो प्रोडक्शन को ही देखेगा, तो उसका एरिया यूनिफाइड है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, यूनिफाइड है, तो वो अपने काम को इफेक्टिवली कर पाएगा, ठीक है। इकोनॉमी, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है तो हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जहाँ भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज फैसिलिटी मिलेगी, तो ये इकोनॉमी होगा। मैक्सिमम प्रोडक्शन और कॉस्ट भी कटिंग हो सकती है। एक्सपेंशन, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ फंक्शनल मैनेजर फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन। क्या होता है, जब बेटर कंट्रोल होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना सकते हैं या प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो एक्सपेंशन भी इजी हो जाएगा। अब डीमेरिट क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की? कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न किस बात की? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो एक तो यहाँ पे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल अथॉरिटी की बात होती है, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, फंक्शनल सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू पुट इनटू द ऑपरेशन स्पेशली व्हेन इट कैरीड आउट लोअर लेवल। अगर हम लोअर लेवल पे फंक्शनल स्ट्रक्चर कर दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिनरी। अब यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिनरी कंट्रोल बिकम वीक एज अ वर्कर इज कमांडेड नॉट बाय वन पर्सन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो बॉस हो जाते हैं। जब दो बॉस हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी, ज़रूरी नहीं कि हर जगह प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाए, ठीक है। फिर डिफ़िकल्ट इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बात है, क्योंकि अब कन्फ्यूज़न है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऐसे बीच बीच में फंक्शनल भी हेड आ गए, उनको भी हेड बना दिया गया, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, अब जब ऐसा होगा, देयर इज मे बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सुपरवाइजर स्टाफ एंड इक्वल रैंक, जो भी इक्वल रैंक के लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द डीमेरिट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम देखते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट ग्रुप ईच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इनटू अ डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसमें सभी फंक्शन के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। ईच डिवीजन कंटेन ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंक्शन विद इन द सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि डिवीजन स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए डिवीज़न स्ट्रक्चर में ऊपर हो गया प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीज़न स्ट्रक्चर हम किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में अगर प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकती है, जैसे नेस्ले है तो वो प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकती है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर नेस्ले ही अगर मल्टीनेशनल कंपनी तो है ही, और अगर उसको अपना डिवीज़न बनाना होगा तो वो मे बी कंट्री वाइज बना सकती है डिवीज़नल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर कई बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, बट इसको प्रोडक्ट के बेसिस पे समझना ज़्यादा आसान है। देखते हैं कैसे। जैसे कि देखिए यहाँ पर BBK इलेक्ट्रॉनिक एक कंपनी है, आपको पता होगा, और इसके कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मोबाइल यहाँ पर ओप्पो का भी आता है, रियलमी का भी आता है, वीवो का भी आता है, OnePlus का भी आता है, और ओप्पो डिजिटल उसने ये भी एक लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब जब डिविजनल स्ट्रक्चर होगा तो एक प्रोडक्ट हुआ जैसे ओप्पो का मोबाइल, तो उसके लिए भी फाइनेंस मैनेजर होंगे, मार्केटिंग भी होगी,
प्रोडक्शन भी होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, सेल्स भी होगा। इस तरीके से यही सारे आपके रियलमी में भी हो सकते हैं। इस तरीके से वो अपना बनाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स, प्रोडक्शन, यहाँ भी मार्केटिंग भी होगा, फाइनेंस भी होगा। ठीक है, इतना स्पेस नहीं था तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है कि सब में सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, यानी एक प्रोडक्ट के लिए अपना सारा चीज़ होगा, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें। दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, रिसर्च, सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जो प्रोडक्ट के बेसिस पे कंप्लीट डिपार्टमेंट को अलग अलग रखता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड। देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल होता है वहाँ पर कैसे होते हैं, लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अपने एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं। बट डिवीज़न में क्या होता है, मैंने बताया डिवीज़न किसी भी बेसिस पे हो सकता है। अगर डिवीजन स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर व्हेन ऑपरेशन आर ग्रुप बेस्ड ऑन डिवीजन और सेपरेट, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है या फिर जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हो सकता है। इस तरीके का डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। और फंक्शनल किस पे होता है, जब वो अपने एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। अब स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन होगा, ये हाई स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, कैन बी सीन इन फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन सिंस द यूज ऑफ शेयर्ड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वो अपने फंक्शन के वो हेड कट। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन एरिया सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी छोटा छोटा ग्रुप होता है फंक्शन में। ठीक है, और क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड होंगे। डिवीज़न में कैसा होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा होगी या फिर कोई मल्टीनेशनल या ट्रांसनेशनल कंपनी होती है, वो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन स्ट्रक्चर इज वेयर द ऑपरेशन आर ग्रुप बेस्ड ऑन डिवीजन। ठीक है, डिवीजन किस पे हो सकता है, उनका प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हाई स्पेशलिस्ट होंगे। यहाँ पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू सेपरेट फंक्शन ऑन दिस रिजल्ट नाउ लो स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के बेसिस पे हो रहा है तो स्पेशलाइजेशन उनका इससे फंक्शनल से कम होता है। ठीक है, अब सूटेबिलिटी की बात करें तो किसके लिए कौन सा सूटेबल होगा, आपको मैंने बताया कि अगर कोई कंपनी है, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है या फिर सिंगल लोकेशन पे काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फंक्शनल को फॉलो करेगा। बट कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या ढेर सारे प्रोडक्ट हैं तो वो किसको फॉलो करेगा, डिविजनल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब ऑटोनॉमी देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिसीजन लेगा, यहाँ पर ये छोटा है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर सभी बातें हेड तक पहुँच जाती हैं तो हेड डिसीजन लेगा। ठीक है, एंड डिविजनल में क्या होगा, डिविजनल में ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम आगे, फिफ्थ पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एज यू अंडरस्टैंड बाय द नेम कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता होगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट आते होंगे, यानी कि क्या होता होगा, ढेर सारे यहाँ पर कैसे आएंगे, द टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर अ कंपनी हैव सो मैनी प्रोजेक्ट एंड एवरी प्रोजेक्ट देयर इज अ वन टीम। ठीक है, वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, क्योंकि ये टेम्परेरी, मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेम्परेरी है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेम्परेरी होता है। जैसे प्रोजेक्ट आया, ठीक है, अब प्रोजेक्ट आया तो लोगों जो जिस पर्सन की ज़रूरत थी उसको ले लिया, फिर उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वो फिर से अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे, तो इट इज़ अ टेम्परेरी। ठीक है, वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड नो नीड ऑफ टीम की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कम बैक टू देयर होम हो जाते हैं। ओके,
फिर यहाँ पर कैसा होता है, लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं बट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इज लेस होते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में। सॉरी फ्रेंड्स। फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ, एक प्रोजेक्ट हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट हुआ, तीसरा प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। और इन्होंने अपने स्टाफ को ले लिया, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपने स्टाफ को ले लिया, और यहाँ पर इन्होंने अपने स्टाफ को ले लिया। एक और स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही इसी तरीके से, कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और अपने अकॉर्डिंग जैसे एनालिसिस्ट को ले लिया, ठीक है, कोई टेक्निकल में बहुत अच्छा है, कोई रिसर्च में बहुत अच्छा है, कोई प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर सकता है, या जो भी काम है जिसका, वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाले जो पर्सन हैं, जो ये पिंक वाले हैं, ठीक है, इनके लिए इनका हेड ये होगा, इनके लिए इनका हेड ये, इनके लिए इनका हेड ये, ठीक है। तो इनका सबका हर प्रोजेक्ट का सेपरेट सेपरेट मैनेजर होगा और वो उस प्रोजेक्ट का हेड होगा, ठीक है। मेरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसे क्या फायदे हैं, कंसंट्रेटेड अटेंशन ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब चूंकि ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही होते हैं, ये बेसिकली अपने ही प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, इनका पूरा फोकस जो होता है उस प्रोजेक्ट पे होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होती है यहाँ पर, टीम की स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि मैंने बताया ये क्या है, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ना, जिसकी ज़रूरत हुई, जो जिसमें अच्छा है वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे स्पेशलाइज टीम मिल जाती है, पूरी टीम ही स्पेशलाइज हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, एबिलिटी टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस मैनेजर कपल्ड विद स्पेशलाइज नॉलेज, ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्ट टीम member, the project organization in a better position to cope up with the environment challenge। जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बेटर कोप अप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट होता है वो मेनली फोकस करते हैं कि टाइम पे प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट हो जाए। द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जैसे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अगर जैसे मेट्रो का काम है, तो ये क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट हुआ, अब उस प्रोजेक्ट में जिसकी ज़रूरत होगी उसको ले लेगी टीम, हायर कर लेगी और उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। जब मेट्रो बन जाएगी तो अब क्या उन लेबर या उन जो भी टेक्निकल लोग आए थे उनकी ज़रूरत नहीं होगी, तो वो फिर से वापस चले जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ, एक तरीके से ये टेम्परेरी वर्क हुआ, तो ये आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह काम करेगा, ठीक है। डीमेरिट क्या होती है, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। अब आप खुद सोचिए कि जब एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो यहाँ पे डिफरेंट जगह से लोग आए तो क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, उनका अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। और अनक्लियर डिफाइंड द रिलेशनशिप, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी ये भी होता है कि रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और क्या है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ऑफकोर्स क्योंकि ये क्या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो एक तरीके से यहाँ पर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, मतलब जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब सिक्योरिटी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, कभी कभी एक ही तरीके का काम कई जगह करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मेट्रो का ही काम करना है तो लखनऊ में मेट्रो बन रही है, दिल्ली में मेट्रो है, या फिर हैदराबाद में है, तो इसी तरीके से जगह जगह अगर मेट्रो बन रही तो मे बी सेम टीम को एक ही काम को बार बार करना पड़ सकता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो जाता है, ओके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की फंक्शन को बताना है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग, एंसिलरी, एडवाइजरी। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट सारे ही काम करेगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस वेयर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या वहाँ पे वो प्लानिंग भी करेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, स्टाफिंग भी करेगा, तो यानी सारे काम करेगा,
ठीक है फ्रेंड्स, हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज मोर देन वन लाइन रिपोर्टिंग मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग एक पर्सन को नहीं करनी है, एक से ज़्यादा पर्सन को करनी है। ठीक है, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर देन वन बॉस। ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर स्मॉल, यहाँ पर कैसे होते हैं? प्रोजेक्ट जो होते हैं स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होते हैं और नंबर जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? नंबर कम होता है बट ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, बट मैट्रिक्स में क्या होता है? ड्यूरेशन छोटा होता है। ठीक है, देयर इज़ वन प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड फॉर डिफरेंट फंक्शन हैव सेपरेट मैनेजर। ठीक है, यानी कि अगर देखें तो फाइनेंस है तो फाइनेंस का भी एक हेड होगा। ठीक है, और इधर मैनेजर जो प्रोजेक्ट है उसका भी एक हेड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इस पिक्चर से बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, ये सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन साइंटिस्ट का एक हेड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे, और इस सेल्स का एक प्रेसिडेंट हो गया, यानी कि सेल्स का एक हेड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इंजीनियर है यहाँ पे सारे, और इंजीनियर का एक हेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? प्रोजेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्रोजेक्ट का भी एक हेड होगा, यानी कि इस पर्सन को अगर काम में, अगर ये किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है तो इसके दो हेड होंगे। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, हेड को भी अपना बताना होगा कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, और इस अपने जो साइंटिस्ट का जो हेड होगा उसको भी बताना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब मेरिट देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। वन ऑफ द बिगेस्ट मेरिट क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि स्ट्रक्चर इज़ दैट इट अलाउ शेयरिंग ऑफ हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रिसोर्स प्रोवाइड होते हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या होता है? ओपन होता है, इन विच हेल्प्स द नॉलेज टू मूव थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन विद लेस ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कम आते हैं और कम्युनिकेशन में। ओके, एंड डीमेरिट क्या है? देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो मैनेजर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वन बॉस नहीं है, यहाँ पे टू बॉस है। देयर कैन ऑल्सो क्रिएट अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा क्योंकि अब जब दो हेड होंगे, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, हैविंग मोर पीपल इन मैनेजरियल पोजिशन इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बॉटम लाइन। ऑफकोर्स, अब अगर आप ही हैं, ठीक है, अब आपको अब आप किसी कुछ भी आपको करना है, आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और आपने किसी से राय ली। ठीक है, तो किसी एक पर्सन से आप पूछोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ और बताएगा, किसी दूसरे से पूछोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ और बताएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, द रिसोर्सेज आर हार्ड टू कम बाय एंड कंपीटिंग द मैनेजर। कभी कभी क्या है कि ये समझ लीजिए यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ पीपल समझ लीजिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी सोशल क्रिएचर। ठीक है, सोशल क्रिएचर विच इज़ मेड अप ऑफ सोशल नॉर्म्स, रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन। इस तरीके से मतलब लोगों के इंटरैक्शन से जो मिलकर के बनता है, दैट इज़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं इनफॉर्मल में कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक तरीके का इनफॉर्मल नेटवर्क होता है। यहाँ पर लोग जो जुड़ते हैं वो टास्क के बेसिस पे जुड़ते हैं, ना कि कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जुड़ते हैं। ठीक है, द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का प्रायोरिटाइज, यहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही सॉफ्टली जुड़े होते हैं। ठीक है, इनका रिलेशनशिप, नेटवर्क, टीम, ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से कम्युनिटी रेदर देन रिपोर्टिंग दी लाइन। यहाँ पर किसी को किसी से रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। ठीक है,
और ये एक यूनिक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डू हैव मोर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सो दैट द प्योर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज रेयरली एग्जिस्ट। ठीक है, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग मस्ट होती है कि आपने क्या काम किया वो आपको दिखाना पड़ता है, बट ये एक तरीके का यूनिक है जहाँ पर रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। सिर्फ नेटवर्क ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, तो मतलब आप जैसे ना कि मनमौजी टाइप का, मस्त मौज में आपको काम करना है और जिसको वर्क अच्छा लगता होगा वही उस काम को कर पाएगा। तो एक तरीके से ये होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ना, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपस में बस जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इज प्योरली एडोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एडोक्रेटिक का मतलब होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होना। ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं ये। यहाँ पे इट हैज़ नो बाउंड्रीज, यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं होती। इट इज़ फ्लेक्सिबल, अडॉप्टिव, बुल्ट अराउंड द सोशल प्रॉब्लम टू सॉल्व द ग्रुप। ये एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इनकी स्किल जो होती है, प्रोफेशनली जो स्किल्स होती है वो डाइवर्स होती है, अलग अलग स्किल्स के लोग जुड़ जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई फाइनेंस का स्पेशलिस्ट था, तो कोई आपका प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट था, कोई रिसर्च का स्पेशलिस्ट है। तो इस तरीके के अलग अलग डाइवर्स फील्ड के लोग, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो जुड़ जाते हैं एक सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होती। अब जैसे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई रिसर्च का स्पेशलिस्ट है और कोई ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशलिस्ट है तो हम उसमें हायरार्की डिफाइन करने लग जाए। नहीं, यहाँ पर हायरार्की डिफाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब आता है एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो टेम्परेरी बनते हैं, इंटरनेट के थ्रू बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग के थ्रू समझ लीजिए जो बनते हैं, वो आपके वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके, अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्लियरली डिफाइन होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्लियरली डिफाइन होती है और फिक्स होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं होती है। पर्पस, इनका क्या पर्पस होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है। जैसे कि प्रॉफिट है, प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करना होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। बट यहाँ पर क्या होता है, सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी की नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, या अपनी साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो बनते हैं। ठीक है, और फॉर्मल स्ट्रक्चर आपको पता है स्टेबल होते हैं, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती है इनफॉर्मल में। फॉर्मल में कम्युनिकेशन कैसा होगा, हमने देखा ऑफिशियल होगा, यानी टॉप टू बॉटम होगा, या टॉप बॉटम दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स, वो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, एंड कंट्रोल मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्म्स, वैल्यू एंड बिलीव्स, यहाँ पे बिलीव सिस्टम, ट्रस्ट की बात होती है। यानी इनफॉर्मल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। फोकस, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर अपने वर्क पे फोकस किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल में रिलेशनशिप, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उस पे फोकस करते हैं। अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बाउंड होते हैं, बंद कर उनको रहना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल में मैंने बताया था कि किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करना होता है, वो इनफॉर्मल होते हैं, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई यहाँ पे हायरार्की नहीं है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइज की बात करें तो वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है हमारे किसी भी इनफॉर्मल ग्रुप से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में। आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियोज़। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।